गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम टिहरी रियासत पढ़ रहे थे जिसमें हम 4 शासक पढ़ चुके हैं, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह व कीर्ति शाह। आज हम पढ़ेंगे महाराजा नरेंद्र शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र शाह का जन्म 1898 ईस्वी में प्रतापनगर में हुआ था। 1913 ईस्वी में अल्पवयस्क रूप में गद्दी पर बैठे, जिनकी संरक्षिका राजमाता नेपालिया को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि इनकी संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपालिया। इससे पहले हमने कीर्ति शाह के समय पढ़े थे कि उनकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी। नेक्स्ट पॉइंट, नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण इनके संरक्षण के लिए संरक्षण समिति बनाई गई थी। संरक्षण समिति में अंग्रेजी अफसर सैमियर भी था। तो इनके संरक्षण समिति में एक अंग्रेजी अफसर था जिनका नाम था सैमियर, और दूसरे सदस्य थे हरिकृष्ण रतूड़ी। नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि इनका टाइम काल कहाँ से कहाँ तक है? 1913 से 1946 तक। 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण राज्याधिकार मिला था। तो इनको संपूर्ण राज्याधिकार 1919 ईस्वी को मिला था। नरेंद्र शाह का विवाह हिमाचल के क्योंठल रियासत की राजकुमारी सकी बहनें कमलेंदुमती व इंदुमती के साथ हुआ था। तो इनका विवाह कमलेंदुमती व इंदुमती के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सीआईई की उपाधि दी थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नरेंद्र शाह को सीआईई की उपाधि कब दी गई थी? 1921 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में सर व केसीएसआई की उपाधि से विभूषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नरेंद्र शाह को सर व केसीएसआई की उपाधि कब दी गई थी? 1931 ईस्वी में। सर व केसीएसआई की उपाधि हम कीर्ति शाह के समय भी हमने पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था 1903 ईस्वी में सर व केसीएसआई की उपाधि कीर्ति शाह को दिया गया था, और नरेंद्र शाह को 1931 ईस्वी में दिया गया। बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 ईस्वी में नरेंद्र शाह को एलएलडी की उपाधि दी गई थी। तो 1937 में इसको एलएलडी की उपाधि बनारस विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1921 ईस्वी में नरेंद्र नगर की स्थापना की। तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में की, और 1925 ईस्वी में राजधानी स्थानांतरित किया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और अपनी राजधानी कब शिफ्ट किया था वहां पे? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी में ग्राम पंचायत नियम 1922 में पारित हुआ था। तो ग्राम पंचायत नियम 1922 ईस्वी में पारित हुआ था टिहरी में। नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। नंबर 1, 30 मई 1930 ईस्वी को तिलाड़ी कांड, जो कि दीवान चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 25 जुलाई 1944 ईस्वी को श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई थी। तो इनके समय 25 जुलाई 1944 ईस्वी को श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, और इनके समय तिलाड़ी कांड भी हुआ था। श्रीदेव सुमन का कथन था कि श्री महाराज के प्रति मैं पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा एवं भक्ति भाव रखता हूँ। उनका संघर्ष टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध था। 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगस्त समझौता राजदरबार व प्रजामंडल के मध्य हुआ था। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि अगस्त समझौता किस किस के मध्य हुआ था? राजदरबार व प्रजामंडल के मध्य। अब हम पढ़ेंगे नरेंद्र शाह के कार्य। नरेंद्र शाह के काल में भूमि व्यवस्था को डोरी पैमाइश कहा गया। तो इनके समय जो भूमि व्यवस्था हुई थी उसको डोरी पैमाइश कहा गया, जिसमें प्रमुख योगदान जोत सिंह नेगी का था। तो नरेंद्र शाह द्वारा जो भू व्यवस्था कराई गई थी उसमें प्रमुख योगदान जोत सिंह नेगी का था। नेक्स्ट पॉइंट, नरेंद्र शाह ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा, जिनमें कुछ जर्मनी व फ्रांस भी गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी रचना है? हरिकृष्ण रतूड़ी की। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया, अतः गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहते हैं? नरेंद्र शाह को कहा जाता है। 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किसने किया था? तो नरेंद्र शाह ने 1920 ईस्वी में किया था, और 1920 ईस्वी में ही कृषि बैंक की स्थापना भी नरेंद्र शाह के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1920 में दो चीजें हैं। 1920 में एक तो कृषि बैंक की स्थापना की गई थी, और दूसरा बरा व बेगार जैसी कुप्रथा का अंत किया था।
1923 ईस्वी में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना टिहरी में कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में ही राज्य के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। तो दो क्वेश्चन है हमारे 1923 से। 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी और 1923 में ही राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी की गई थी। नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज कर दिया था। तो हमने प्रताप शाह के समय पढ़े थे कि एक स्कूल की स्थापना की गई थी जिसको कीर्ति शाह द्वारा उसको हाई स्कूल किया गया था और नरेंद्र शाह ने इसको इंटर कॉलेज कर दिया। नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान में दिए थे, जिससे यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो बनारस विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान नरेंद्र शाह ने द्वारा दिया गया था अपने पिता कीर्ति शाह की स्मृति में। नेक्स्ट पॉइंट, 1921 ईस्वी में टिहरी में प्रथम बार जनगणना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टिहरी में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, जिसमें जनगणना अधिकारी उमादत्त डंगवाल को नियुक्त किया था। तो जनगणना अधिकारी उस टाइम उमादत्त डंगवाल को नियुक्त किया गया था। 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में, जिसके प्रथम न्यायाधीश मुकुंदी लाल 1938 से 43 ईस्वी तक रहे थे। तो इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे मुकुंदी लाल, जो कि 1938 से 43 तक रहे थे। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना टिहरी में कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में टिहरी में कुष्ठ विधान पारित किया गया था। तो कुष्ठ विधान कब पारित किया गया था? 1939 में। और 1943 ईस्वी में टिहरी राज्य में टीका विधान पारित किया था। कुष्ठ विधान 1939, टीका विधान 1943। अगस्त 1946 को टिहरी राज्य प्रजामंडल में को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम पहले पढ़े थे कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में हुआ था और इसको वैधानिक स्वीकृति कब मिली थी? अगस्त 1946 में। शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक चंबा में 1925 ईस्वी में नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। तो जो शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक है चंबा टिहरी में, उसको 1925 ईस्वी में नरेंद्र शाह के द्वारा बनवाया गया था। अब हम पढ़ेंगे मानवेंद्र शाह, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक होते हैं। अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला, जो टिहरी रियासत का अंतिम राजा हुए थे। तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। टिहरी में 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था। तो सीधी क्वेश्चन की शांति रक्षा अधिनियम टिहरी में कब बनाया गया था? 28 अप्रैल 1947 को। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्युली थे। तो सीधी क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे परिपूर्णानंद पैन्युली। 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ था और 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ, जिसमें भोलूराम व नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि भोलूराम व नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो वो हुए थे 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन में। और इससे पहले 1947 में सकलाना विद्रोह टिहरी में हुआ था। 1948 में टिहरी प्रजामंडल व राजा के बीच बैठक हुई थी। तो राजा व टिहरी प्रजामंडल के बीच 1948 में बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा निर्वाचन पर सहमति बनी थी। तो जिसमें संविधान सभा निर्वाचन पर सहमति बनी थी 1948 में। टिहरी राज्य में अंतरिम मंत्रिपरिषद ने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली थी। तो अंतरिम जो मंत्रिपरिषद थे उन्होंने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली थी और ज्योति प्रसाद को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। जो संविधान यहाँ पर बनाया गया था उसके मंत्रिपरिषद जो थे उन्होंने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली थी और मुख्यमंत्री ज्योति प्रसाद को बनाया गया था। राज्य में संविधान सभा ने 49 बैठकें की, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी थे। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हुआ था। तो टिहरी रियासत को भारत में कब विलय किया गया था? 1 अगस्त 1949 ईस्वी को, जो संयुक्त प्रांत का 50वां व कुमाऊं मंडल का चौथा जिला बना था। तो जब टिहरी का विलय भारत में हुआ था तो टिहरी उस टाइम पे संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना और कुमाऊं का चौथा जिला बनाया गया था।
तो कुमाऊं मंडल का चौथा जिला व संयुक्त प्रांत का 50वां जिला उस टाइम पे टिहरी रियासत को बनाया गया। टिहरी रियासत के विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे परिपूर्णानंद पैन्युली। सीधे क्वेश्चन कि टिहरी रियासत का जो विलयीकरण हुआ था उसमें हस्ताक्षर करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे परिपूर्णानंद पैन्युली। राजमाता कमलेन्दुमती शाह प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद चुनी गई थी। प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद कमलेन्दुमती शाह को चुना गया। 1958 में इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। तो इन्हें 1958 में समाज सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। मानवेंद्र शाह 1957 से 2004 के बीच टिहरी गढ़वाल में 8 बार सांसद रहे, लेकिन एक बार 1971 में लोकसभा चुनाव में मानवेंद्र शाह परिपूर्णानंद पैन्युली से चुनाव में हार गए थे। तो 8 बार लगातार सांसद बने थे मानवेंद्र शाह, लेकिन 1971 के चुनाव में ये परिपूर्णानंद पैन्युली से हार चुके थे। मानवेंद्र शाह की मृत्यु 5 जनवरी 2007 को हुई थी। इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख गढ़वाली मुद्राएं। फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी किया था? फतेह शाह ने। जऊ एक प्रकार की मुद्रा जो लद्दाख टकसाल में बनती थी। जऊ क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है जो कि लद्दाख टकसाल में बनती थी। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। एक तिमासी बराबर 10 टका होता था। 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया और 50 टका बराबर एक फर्रुखाबादी रुपया होता था। टका व तिमासी है, इसका प्रचलन ब्रिटिश शासनकाल में बंद हो गया था। 4 तिमासी बराबर एक गढ़वाली या गोरखाली रुपया होता था। 5 तिमासी बराबर एक फर्रुखाबादी ब्रिटिश रुपया। एक गोरखाली रुपया बराबर लगभग 12 आना फर्रुखाबादी। लास्ट पॉइंट, पवार राजाओं की श्रीनगर टकसाल में ताम्र टका पैसा यानी कि जो पैसा होता था, रजत तिमासी व रुपये ढाले जाते थे। तो श्रीनगर टकसाल से ताम्र टका व तिमासी व रुपये यहाँ से ढाले जाते थे। अब हम पढ़ेंगे पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो पवारकालीन क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इसको हम अब पढ़ेंगे। गणनरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो गणनरेश जो होता था राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि उसके पुत्र को युवराज या टीका या कुमार कहा जाता था। जो राजकुमार होता था उसको युवराज, टीका या फिर कुमार कहा जाता था। राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी दीवान या वजीर होता था। तो गढ़ शासनकाल यानी कि पवार शासनकाल में राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? दीवान या वजीर, जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों का निर्धारण करता था। राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था है और नीतियां हैं, इनका निर्धारण दीवान या वजीर के द्वारा किया जाता था। दीवान या वजीर। सुदर्शन शाह के समय दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति आसीन थे, जहां वजीर दुर्गादत्त पैन्युली एवं दीवान ज्वालादत्त बहुगुणा थे। तो सीधे क्वेश्चन की सुदर्शन शाह के समय वजीर कौन थे? दुर्गादत्त पैन्युली व दीवान थे ज्वालादत्त बहुगुणा। कीर्ति शाह के समय हरिकृष्ण रतूड़ी वजीर के पद पर, जबकि तिलाड़ी कांड के जिम्मेदार चक्रधर जुयाल नरेंद्र शाह के समय दीवान थे। नरेंद्र शाह के समय दीवान चक्रधर जुयाल थे, जो कि तिलाड़ी कांड इनके नेतृत्व में हुआ था 30 मई 1930 को, अभी हम पढ़े थे। और कीर्ति शाह के समय हरिकृष्ण रतूड़ी वजीर के पद पर बने थे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, पवारकालीन प्रशासन में देवालयाधीक्षक नामक एक पदाधिकारी का नाम भी मिलता है, जो देवालय प्रबंध के लिए उत्तरदायी था। प्रद्युम्न शाह तथा सुदर्शन शाह के राजकाल में हरिदत्त शास्त्री देवालयाधीक्षक के पद पर नियुक्त था। तो देवालयाधीक्षक के पद पर जो सुदर्शन शाह के शासनकाल में कौन था? हरिदत्त शास्त्री, जो कि देवालय यानी कि मंदिरों का प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता था। देवालय मतलब मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य विभक्त था। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य में सबसे पहले ठाणा, फिर परगना, फिर पटिया, फिर ग्राम। दर्शन शाह के समय राज्य 4 ठाणों में विभक्त था, जिसके प्रमुख को थानेदार कहा जाता था। ठाणे का जो प्रमुख होता था उसको थानेदार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे। तो परगने की व्यवस्था जो करेगा उसको सुपरवाइजर कहा जाता था, जो ब्रिटिश शासनकाल के कानूनगो के समान था। वकील अन्य राज्यों में वैदेशिक संबंधों के लिए राजा के प्रतिनिधि होते थे। परगने के बाद पट्टियां आती थी, जिनका शासन पटवारी संभालते थे, जो राजस्व अधिकारी होता था। तो राजस्व अधिकारी पटवारी हुआ करता था, जो पट्टियों के शासन को संभालते थे। परगने में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाड़ा भी कहा जाता था। तो थोकदार परगने में राजस्व वसूली का काम करते थे, जिन्हें कमीण या फिर सयाड़ा कहते थे। कमीण या सयाड़ा किसको कहते थे? थोकदार को कहा जाता था।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो पवार काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जिसकी मुखिया प्रधान होते थे। प्रधान गांव में राजस्व एकत्र कर धनराशि पटवारी को सौंप देता था और यह पद वंशानुगत होता था। प्रधान गांव के मौरिशीदारों से नियुक्त किया जाता था। तो प्रधान जो होता था गांव के मौरिशीदारों में से नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक गांव में राजस्व वसूलने के लिए प्रधान होते थे। तो राजस्व वसूलने का काम गांव से कौन करता था? गांव से राजस्व वसूलने का काम प्रधान किया करते थे। पवार राजाओं के नाम के साथ रजवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जगतपाल के ताम्रपत्र में मिलता है। एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी राज्य में युवराज को रजवार कहते थे और अस्कोट के पाल कत्यूरी शासक रजवार बिरुदावली का प्रयोग करते थे। गणराज्य ने अलग अलग समय में रोहिला, तुर्क, मराठा व सिखों के आक्रमण को विफल किया था। अब हम पढ़ेंगे गणराज्य की भूव्यवस्था। इनकी भूमि व्यवस्था कैसी थी? कत्यूरी राज्य के समान गणराज्य में भी भूमि का स्वामित्व राजा के निहित होता था। राज्य आय का प्रमुख साधन सिरती या भूमिकर था। दूसरी क्वेश्चन की राज्य के आय का प्रमुख साधन सिरती या भूमिकर होता था। राजा तीन परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। तो राजा केवल तीन कंडीशन में ही भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। नंबर एक, संकल्प या विष्णु प्रीति, जो विद्वान ब्राह्मणों को दिया जाता था। रौद, वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप, जो वीरता प्राप्त सैनिक है उनको पुरस्कार के रूप में रौद दिया करते थे। जागीर, राज्य अधिकारियों को जागीर दिया जाता था। राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसामी कहा जाता था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि आसामी क्या है? आसामी राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को कहा जाता था। आसामी तीन प्रकार के होते थे, खायकर, सिरतान व मौरूसीदार। सीधे क्वेश्चन की आसामी कितने प्रकार के थे? आसामी तीन प्रकार के थे, खायकर, सिरतान व मौरूसीदार। और आसामी किसे कहते हैं? राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसामी कहा जाता था। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था, उसे मौरूसीदार कहते हैं। तो मौरूसीदार क्या है? वह व्यक्ति जो राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से किया करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था, कृषि करके राजा को सीधे राजस्व देता था, उसे कहते थे मौरूसीदार। सिरतान, जो मौरूसीदार या खायकर को उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करते थे। ऐसे मौरूसीदार या खायकर जो उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करते थे, उसे सिरतान कहते थे। खायकर, जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था, मौरूसीदार के अधीन जो उसकी भूमि से कमाता था एवं निर्धारित रकम मौरूसीदार को देता था, उसे खायकर कहते थे। थातवान की भूमि पर बसे किसान थातवान के खायकर कहलाते थे, जिसे वह कभी भी हटा सकता था। जिस समय तक खायकर थातवान को राजस्व देता था, उसे थात से नहीं हटाया जा सकता था। पवार शासक कृषि उपज का एक तिहाई कर के रूप में लेते थे, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। तो पवार शासक कृषि का एक तिहाई भाग कर के रूप में लिया करते थे, यानी कि 1/3 भाग लेते थे, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। अधिक साधारण उर्वरता वाली भूमि के उत्पादन का अधेल या आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। जो अधिक साधारण उर्वरता वाली भूमि होती थी, उस पर उत्पादन का अधेल या आधा भाग भूमि कर के रूप में यहाँ पर लिया जाता था। पौन टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पौन टूटी क्या है? पौन टूटी एक आयात निर्यात कर है। नापतौल की पद्धति धूली या पाथा का प्रचलन अजयपाल के समय हुआ था। तो अजयपाल के समय नापतौल पद्धति धूली और पाथा का प्रचलन हुआ था, जो संभवतः 2 किलो के बराबर होता था। अब पढ़ेंगे औताली भूमि क्या है, गयाली भूमि क्या है। औताली भूमि लावारिस भूमि जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी, जिसका पुत्र नहीं होता था, उसकी भूमि को औताली भूमि कहा जाता था। गयाली भूमि वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस गया हो, यानी कि दूसरी जगह चले गया हो, उसे गयाली भूमि कहा जाता था। मुयाली भूमि वह भूमि जिसके भूस्वामी की मृत्यु हो गई हो, जिसके भूस्वामी की मृत्यु हो गई है, उसकी भूमि को मुयाली भूमि कहा जाता था। तो श्री क्वेश्चन औताली भूमि क्या है, गयाली भूमि क्या है, मुयाली भूमि क्या है। गणराज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई जूला, जबकि सबसे छोटी इकाई मुट्ठी थी। सीधे क्वेश्चन कि गणराज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जूला। और सबसे छोटी इकाई थी मुट्ठी। अब हम पढ़ेंगे गढ़ नरेशों की सैनिक व्यवस्था एवं अन्य पदाधिकारी। गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता था। तो गणराज्य का जो सर्वोच्च मंत्री था वो मुख्तार होता था। गढ़ सेना पलटनों में विभक्त थी, जिन्हें सलाण, बधान या लोहवा कहते थे।
प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को फौजदार कहते थे। प्रत्येक परगने के जो सैनिक शासक होते थे उनको फौजदार कहा जाता था, जिसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था कायम करना होता था। तो परगने में शांति व्यवस्था कायम करने का काम फौजदार किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, राजकीय कार्यालय की महानिदेशक को दफ्तरी कहते थे। राजकीय कार्यालय जो होते थे उसके महानिदेशक को दफ्तरी कहा जाता था, जिसका इसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जाता था। तो कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने का काम दफ्तरी किया करता था। मौलाराम के ग्रंथों में संदेशवाहक को चरणों और राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर कहा जाता था। तो संदेशवाहक को चरणों और राजप्रसाद यानी कि महल में जो अर्दली का कार्य करते थे उनको चाकर कहा जाता था। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को चौबदार कहते थे। तो गणराज्य में राजा के साथ जो चांदी का डंडा लेकर चलता था उसे कहते थे चौबदार। गणराज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था, जिसके लिए मौलाराम ओझा गुरु शब्द का प्रयोग करता है। तो मौलाराम के द्वारा ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धर्माधिकारी के लिए किया जाता है। पवार काल में सुबकारपति नामक अधिकारी राजकीय भोजन का प्रभारी होता था। तो पवार काल में राजकीय भोजन का प्रभारी सुबकारपति नामक अधिकारी होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे पवारकालीन साहित्य, जिसमें बहुत सारी पुस्तक और उनके रचनाकार हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।